नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ उस शो पर जिसका नाम है सवाल पब्लिक का। अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा के 35 टुकड़े करने के आरोपी आफताब पर हो रहे खुलासे बेहद हैरान कर देने वाले हैं। आफताब की एक या दो नहीं बल्कि 20 से अधिक गर्लफ्रेंड्स थी। पूछताछ में ऐसी बात सामने आई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। पता नहीं, मुझे तो हैरानी भी होती है और चिंता भी कि अगर सचमुच 20 गर्लफ्रेंड थी तो उसमें से कितनों का हाल श्रद्धा की तरह हुआ होगा। क्या किसी को भी कोई अंदेशा हुआ था या नहीं? क्या आफताब ने किसी के साथ बदसलूकी की थी या नहीं? ये सवाल एक माँ होने की नाते, एक औरत होने के नाते, एक महिला होने के नाते मुझे बस बार बार ख्याल में आता है। खबर यह है कि महाराष्ट्र से दिल्ली तक की इन लड़कियों में से ज्यादातर डेटिंग ऐप से उसके संपर्क में आई थी। आफताब अलग अलग सिम कार्ड के जरिए लड़कियों के संपर्क में आया, उन्हें अपने जाल में उसने फंसाया। खुलासा यह भी हो रहा है कि आफताब ने श्रद्धा का चेहरा जला दिया ताकि वो पहचान में ना आए। उसने वैक्यूम क्लीनर मांगा और खून के धब्बे भी मिटाने की कोशिश की। ये सारे खुलासे ये बताने के लिए काफी हैं कि वो कितना शातिर था। बस केवल इतना ही नहीं, उसने अपना फोन OLX पर भी बेच दिया, जिस फोन से वो श्रद्धा के साथ बात करता था। अब वो फोन कहाँ है, वो कैसे ट्रेस होगा, पुलिस उसमें से क्या रिकवर कर पाएगी जो एविडेंस के तौर पर होगा, इसका पता लगना अभी बाकी है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरह आफताब ने 10 घंटे लगाकर श्रद्धा के पूरी बॉडी को काटा 35 टुकड़े में, और उसके बीच में उसने ज़ोमैटो से खाना भी ऑर्डर किया और उसने नेटफ्लिक्स पर पिक्चर भी देखी। यानी कि क्या दिमागी हालत रही होगी उसकी, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एक लड़की के 35 टुकड़े कर दिए उसने, मार दिया उसे बेरहमी से और कोई फर्क नहीं। पिक्चर देख रहा है, OLX पर फोन बेच रहा है, वैक्यूम क्लीनर ऑर्डर कर रहा है और श्रद्धा के ही पैसों से फ्रिज भी खरीदा और फ्रिज खरीद कर उसमें श्रद्धा के जिस्म के टुकड़े कर कर रख दिए। सवाल है कि ऐसी निर्मम हत्या के मामले में इंसाफ होगा कैसे? क्या ऐसे घिनौने हत्याकांड में इंसाफ के लिए कानून बदलने की जरूरत है? आखिर आफताब जो सच्चाइयां सामने ला रहा है या जो सच्चाइयां सामने आ रही हैं, उन पर उसे फांसी होगी या वो बच निकलेगा? और सिर्फ फांसी, अब तो फांसी भी शायद कुछ कम लगने लगी है। यही है आज सवाल पब्लिक का। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने आज आफताब की कस्टडी 5 दिनों के लिए बढ़ा दी। पुलिस ने कोर्ट में दलील दी थी कि आरोपी को हिमाचल, उत्तराखंड, मुंबई और गुरुग्राम साथ ही दिल्ली में अलग अलग लोकेशन पर लेकर जाना है। कोर्ट ने आफताब के नार्को टेस्ट की इजाजत भी दे दी है। क्राइम मेहरौली के जिस फ्लैट में हुआ वहां FSL टीम ने बेंजीन टेस्ट भी किया है। बेंजीन टेस्ट में धो दिए गए ब्लड स्पॉट्स का भी पता लग जाता है, लेकिन FSL टीम हैरान है क्योंकि किचन के अलावा फ्लैट के बाकी जगहों पर बेंजीन टेस्ट कंप्लीटली फेल हो गया। इस बीच हत्या के बाद ऑनलाइन वैक्यूम क्लीनर मंगाने के फैक्ट्स का भी खुलासा हुआ है। आफताब के शातिर इरादों पर एक और पुलिस की छानबीन जारी है और दूसरी तरफ नाउ की अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम भी सुराग निकालने की कोशिश कर रही है। आप हमारे संवाददाताओं की ये रिपोर्ट जरूर देखें। अगर हम इधर आए और आपको तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पे आपको एक तालाब दिखेगा और इस तालाब के अंदर आपको बड़े बड़े पेड़ दिखाई देंगे कि जंगल का ये हिस्सा इस तरीके का है। और इतना शातिर अपराधी जो आफताब है, अगर उसने इसके अंदर लाश के टुकड़ों को डाला होगा
तो कैसे पुलिस जो है यहाँ से बरामद करेगी? एक चीज जो इसमें गौर करने वाली है वो ये वैक्यूम क्लीनर है। ये वैक्यूम क्लीनर आफताब के घर के बाहर इसका पैकेट है और बताया जा रहा है कि पुलिस इस वैक्यूम क्लीनर को अपने साथ ले गई है। जैसा कि दावा किया जा रहा है कि ब्लड स्टेन्स को साफ करने की कोशिश की गई। बार बार का जो QR कोड है वो ये बताता है कि लगभग 6 महीने पहले इस वैक्यूम क्लीनर को ऑर्डर किया गया था। यहाँ रहने वाले दूसरे लोगों का कहना है कि आफताब अक्सर इस छत पर लगे हुए टैंक्स को देखने आता था। यहाँ नीचे रहने वाले पड़ोसियों ने कई बार उसे टोका और पूछा कि आखिर आप क्या करने छत पर जा रहे हैं, तो आफताब ने बताया कि मैं टैंक चेक करने जा रहा हूँ। क्या वो सबूत मिटाने के लिए इसका इस्तेमाल करा था? और दिल्ली का छतरपुर इलाका है और यहाँ पे अंधेरिया मोड़ से ये देखिए जो हिंदू सेना है, हिंदू एकता मंच है, वो यहाँ पे कैंडल मार्च निकाल रही है और फांसी देने की मांग कर रही है श्रद्धा के हत्यारों को। आफताब जिस गुनाह का आरोपी है वो बेहद सनसनीखेज है। IPC की धाराओं में उसे सजाए मौत हो सकती है और फांसी की सजा होनी भी चाहिए, लेकिन इंसाफ को पाने का प्रोसेस बेहद लंबा है और कठिन भी। कई बार तो इतना कठिन कि लोग केस भूल ही जाते हैं। इतने सालों तक तफ्तीश ही चलती रहती है। एक और देश का गुस्सा आफताब के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। इस गुस्से का एक एंगल ये भी है कि हिंदू लड़कियां एक के बाद एक टारगेट हो रही हैं। आरोपी आफताब सलीम जैसे लड़के हैं। ये सवाल कुछ हिंदू संगठन उठा जरूर रहे हैं। आप इन तख्तियों को देखिए, इस पर लिखा है हिंदू हत्याओं पर चुप्पी क्यों। ये कैंडल लाइट प्रोटेस्ट आज दिल्ली के छतरपुर मेहरौली में निकाला गया। आज अदालत में पेश करते वक्त वकीलों का विरोध भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस की अपील पर कोर्ट में उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। और इस बीच अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले मुस्लिम धर्म गुरु, उधर वकील सारे कह रहे हैं फांसी दो, और तौकीर रजा कह रहे हैं ऐसी सजा देनी चाहिए। इसे आपको क्या सुनाऊं कि क्या कह रहे हैं। अपनी वही शरिया अदालत की यहाँ पर दलील रख रहे हैं तौकीर रजा। सुनिए। तो इससे तो ऐसा लगता है जैसे वो मानसिक बीमार है। तो इस किस्म के साइको जो है, इस किस्म के अपराध जो करते हैं, उसमें हमारे यहाँ जिना को सबसे बड़ा गुनाह माना गया है और जिनाकार की एक ही सजा है कि उसको जमीन में आधा गाड़ दो और पत्थरों से तब तक मारो जब तक उसकी मौत वाक़ई ना हो जाए। और मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से, हिंदुस्तान की अदलिया से भी ये मांग करता हूं कि ऐसी सजा एक बार देकर देखो, आफताब को वो सजा देकर देखो। एक तरफ ये कह रहे हैं शरिया लॉ की तरह इनको मिलनी चाहिए सजा, और दूसरी तरफ मानसिक तौर पर बीमार है। प्लानिंग और इस बात पर कोई बात नहीं कह रहे तौकीर रजा। लेकिन इस देश ने 26/11 गुनाहगार कसाब को भी कानून के मुताबिक ट्रायल चलाकर सजा दी है। भारत का संविधान तौकीर रजा वाले इंसाफ की इजाजत नहीं देता, लेकिन क्या भारत के कानून में ऐसी सजा के लिए स्पेशल कानून बनाए जाने चाहिए? आफताब ने जो श्रद्धा के लिए किया, क्या इसके लिए कोई नया कानून होना चाहिए? बीजेपी के विधायक और ईडी के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने श्रद्धा हत्याकांड जैसी घटनाओं को रोकने के लिए UPPUCR एक्ट 2021 में संशोधन के लिए अपने मांग सामने रखी है। उन्होंने चिट्ठी में कहा है कि ऐसे मामलों में कोई जमानत नहीं होनी चाहिए, जांच को 60 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और ट्रायल भी 60 दिनों के भीतर कर लिया जाना चाहिए, और ऐसे मामलों में सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा का प्रावधान होना चाहिए। आज इस मामले में जल्द इंसाफ का सवाल देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू के सामने भी उठाया गया। सुनिए कानून मंत्री का ये बयान। महिलाओं के अगेंस्ट में यहाँ बहुत जो क्राइम्स या जो भी एट्रोसिटीज होते हैं,
उसके खिलाफ हम लोगों ने स्पेशल कोर्ट्स बनाने का प्रावधान रखा। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाने के लिए हमने पूरा रोड मैप तैयार किया और क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल लाए 2018 में। मैं खुद गृह राज्य मंत्री थे, मैंने ही इंट्रोड्यूस कराया था। मोदी जी का जो सोच को हमने पार्लियामेंट में बिल लेके आए, कानून बनाया। हम चाहते हैं कि हमारा देश में कानून मजबूत हो, कानून मजबूत होगा, इंसाफ सबको बराबर मिलेगा। धर्म परिवर्तन पे क्या उसका विषय अभी करने का समय नहीं है। मैं यहाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है उसका विषय, ये सब चीजें ना, उसको लंबा वक्त लगता है चर्चा करने में। तो आज सवाल पब्लिक का है, क्या सचमुच आफताब की 20 गर्लफ्रेंड्स थी? अगर हां, तो किसी और के साथ कोई अनहोनी हुई? किसी लड़की की कंप्लेंट सामने है? कोई सुराग, कोई चश्मदीद गवाह सामने है? सवाल नंबर 2, क्या आफताब को जल्द सजा के लिए कानून में बदलाव किया जाना चाहिए? सवाल नंबर 3, श्रद्धा हत्याकांड का यह मामला हिंदू मुस्लिम में उलझा तो इंसाफ होगा कैसे? और सवाल नंबर 4, हिंदू लड़कियों को टारगेट किए जाने की बात में कुछ सच्चाई है या ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं? यही आज है सवाल पब्लिक के। और आइए इन सवालों के जवाब हम लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आभा सिंह, एडवोकेट हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद, एडवोकेट, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। असगर खान, एडवोकेट, कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे। अमरनाथ मिश्रा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। संजीव देसवाल, प्रेसिडेंट हैं सर्टिफाइड प्राइवेट डिटेक्टिव्स के, हमारे साथ यहाँ नोएडा के स्टूडियो में हैं। निखत अब्बास, सोशल एक्टिविस्ट, भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है उज्जवल निगम साहब को, और उज्जवल निगम साहब को कौन नहीं जानता। उज्जवल निगम साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपको यही है, क्या इस मामले में जिस तरह से सारी बातें सामने आई हैं, 6 महीने तक किसी को पता भी नहीं था कि श्रद्धा को मार दिया गया है, फ्रिज में उसकी बॉडी रखी गई और 35 टुकड़े जो उसकी बॉडी के थे वो दिल्ली भर में बिखार दिए गए हैं। मैं पूछना चाहती हूं, क्या एविडेंस एक्ट के तहत एविडेंस मिल पाएगा? क्या आफताब को सजाए मौत और फांसी की सजा हो पाएगी? क्या इतना कड़ा केस बना पाएगी दिल्ली की पुलिस? क्योंकि समय इतना निकल चुका है, लोगों का गुस्सा जरूर है, लेकिन शायद कानून गुस्से से ज्यादा ठोस सबूतों पर जाता है। आपकी क्या राय? नादिया जी, मैंने ऐसे कई मामले राज्य में चलाए हैं जिसमें पूरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे आधारित है। ये जो अभी केस है आफताब की और श्रद्धा की, इसमें पूरे कोई तो चश्मदीद गवाह नहीं है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल सबूत है। ये बात भी मैं साफ करना चाहता हूं कि अभियुक्त ने जिस प्रकार की श्रद्धा की हत्या की है, बहुत ठंडे दिमाग से की है। और मैं ये आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि इसमें कोई धर्म की भावना नहीं लाना चाहिए। यही देखना चाहिए कि एक मुलजिम नौजवान जिस प्रकार से बेरहमी से एक तरुणी की हत्या करता है। अभी देखिए, इस केस में जो महत्वपूर्ण सबूत रहेंगे और लास्ट सीन टुगेदर एविडेंस ये रहेगा। इसका मतलब यह है कि श्रद्धा और आफताब दोनों लिविंग इन रिलेशनशिप में रहते थे और इन दोनों को उस मकान में जब लास्ट कब देखा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एविडेंस, चाहे वो उनके नजदीक के, चाहे वो उनके नेबरर्स हो, ये बड़ा एक अहम सवाल होगा। और अगर ये लास्ट सीन टुगेदर पुलिस को अच्छे तरह से एविडेंस मिलता है तो अभियुक्त को यह साबित करना पड़ेगा कि श्रद्धा की मौत कैसे हुई, क्योंकि श्रद्धा उसके घर में रहती थी। दूसरा एक अहम है कि मोटिव क्या है, इसमें आफताब ने श्रद्धा को क्यों मारा, इसके बारे में दिल्ली पुलिस को यह भी सबूत ढूंढना होगा। और तीसरा जो होगा वो फोरेंसिक एक्सपर्ट का एविडेंस। अभी फोरेंसिक में ये डीएनए जो मिले हैं उनको, अगर ये पुलिस को पता चलता है कि जो फ्रीज में जो तो जिसके आरोपी के कहने के मुताबिक जो रिकवर किए गए वो अगर ह्यूमन बॉडी के है, देखिए श्रद्धा की अभी पहचान करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि श्रद्धा की बॉडी उसने कट कर दी है, लेकिन श्रद्धा के बॉडी का डीएनए और उसके माता पिता से डीएनए मिलता है तो इसके लिए ये आफताब के लिए बहुत कठिनाई साबित होने पड़ेगी। अभी जहां तक सजा का सवाल है, अब अभी ये देखना होगा, आज तो प्रीमेच्योर कहना होगा कि सजा क्या होगी। सबूत दिल्ली पुलिस के पास क्या मिलते हैं
वो पुख्ता सबूत की चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस कनेक्ट करते हैं या नहीं। और ये मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की केस आई विटनेस से भी ज्यादा मजबूत रहती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग मजबूत तो रहती है अगर ऐसा एविडेंस मिले। लेकिन आभा सिंह जी, मेरा सवाल यह है कि एविडेंस है क्या? ब्लीच इस्तेमाल किया गया, बेंजीन टेस्ट फेल हो गया, फोन जो आफताब का था वो OLX पे बिक चुका है, बॉडी के 35 टुकड़े हुए थे, उसमें से 13 मिले हैं, बाकी कुछ मिला नहीं है। और ऐसा बताया जा रहा है कि श्रद्धा के फेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसे जला दिया गया। तो फिर सबूत ढूंढना एक बहुत कड़ा चैलेंज है दिल्ली पुलिस के लिए। सवाल आज पब्लिक के दिमाग में सिर्फ यह है कि आफताब पकड़ा जाएगा या कानून के हाथों से निकल जाएगा, क्योंकि एविडेंस इस तरह से इतने समय में कितना बचेगा और कैसे पेश किया जाएगा कोर्ट में, यह सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल नविका जी बहुत सही कह रही हैं। पुलिस के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम है, और पुलिस से ज्यादा मुश्किल तो प्रोसिक्यूशन के लिए आएगा जब वो केस ट्रायल पे आएगा, क्योंकि आप पे क्या एविडेंस है। अगर आज की तारीख में देखें तो मोबाइल, आप कह रही हैं मोबाइल मिला नहीं, आप उसके जो खून से सने कपड़े थे जो श्रद्धा ने पहने हुए थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, बॉडी उसकी मिली नहीं है, पार्ट्स कहीं कहीं मिल रहे हैं, और उसको ये दिखाना कि श्रद्धा की ही बॉडी है ये पहले फोरेंसिक करके उसके बाद ही प्रूव किया जाएगा। और जो उज्जवल निकम जी लास्ट सीन थ्योरी कह रहे हैं, लास्ट सीन थ्योरी के लिए आई विटनेस चाहिए। कोई आई विटनेस अभी तक सामने आया नहीं। उसके दोस्त भी जो है 2-2.5 महीने के बाद उसके पिता से कांटेक्ट करते हैं कि 2 महीने से श्रद्धा दिखी नहीं है, कहते हैं हमने कभी देखा नहीं। तो आपके पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, इनडायरेक्ट एविडेंस तो दूर की बात है। और तो मुझे लगता है कि इसीलिए रिमांड आज पुलिस को दी गई है, और उसको नार्को के लिए भी किया जा रहा है, क्योंकि नार्को से कोई कोर्ट की ट्रायल कोर्ट में फायदा नहीं होगा। बस ये जरूर पुलिस को मिलेगा कि उसने मोबाइल कहाँ फेंका, वो झूठ बोल रहा, सच बोल रहा। उज्जवल निगम जी आपसे उज्जवल निगम जी कह रहे हैं उनके पास कोई पॉइंट है, वो आपसे डिसएग्री कर रहे हैं। जी उज्जवल निगम जी, आभा जी की किस बात पर आपको परहेज है? आभा जी देखिए, लास्ट सीन टुगेदर, इसका मतलब आप भी समझती हो, मैं भी समझता हूं, जो उनके पड़ोसन हो गए, वो जब उन्होंने श्रद्धा को लास्टली इसके कंपनी में कब देखा है, ये बड़ा अहम एविडेंस है, और उसके बाद नहीं देखा है। तो उसके बाद दूसरी बात तो ये है कि अब तक इसका ही ये जो ईमेल अकाउंट यूज करता था, इंस्टाग्राम उसका यूज कर रहा था, ये भी इन्वेस्टिगेशन में बात आई, ऐसे मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा। तीसरी बात तो ये है, आप जो कह रही है कि चश्मदीद गवाह की जरूरत रहती ही नहीं है। चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस कई मामले मैंने महाराष्ट्र में चला है, और जिसके आधार पे मैंने फांसी तक आरोप अभी उसको दी गई है, कोर्ट ने दी है। तो मुझे लगता है ये दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। लेकिन सवाल आभा जी ये भी तो उठेगा, आभा जी के जिन पड़ोसियों को ये पता ही नहीं चला कि मई 18 को श्रद्धा को मार दिया गया, उन्होंने ना कभी आजकल के बड़े शहरों में कौन पूछ रहा है कि कौन साथ के घर में रह रहा है नहीं रह रहा है, तो सबसे पहले लास्ट सीन थ्योरी पर कितना विश्वास, और कौन सामने आएगा? कोई सामने आया नहीं 2 महीने से। अगर 18 मई को उसकी मृत्यु हुई है और अक्टूबर-नवंबर तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो इसमें कोई पड़ोसी को पता नहीं चला, और अब जो नेबर्स हैं वो कहते हैं हमने देखा ही नहीं। तो लास्ट सीन थ्योरी तो बहुत मुश्किल होगी। आप आयुषी हत्याकांड देखिए, ड्राइवर ने कहा लास्ट सीन थ्योरी में 4 लोग घर में थे और अगले दिन सिर्फ 2 लोग मिले। उसी बेसिस पे वो केस चला, और आज भी आरुषि हत्याकांड में माँ बाप बरी कर दिए गए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस के सामने बहुत मुश्किल काम है। मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस अगर शुरू से साथ में काम कर रहे होते, जब पहली बार मुंबई पुलिस ने आफताब को बुलाया, तभी दिल्ली पुलिस से क्यों नहीं कहा इस पे नजर रखो। 1 महीने का समय आपने दे दिया कि उसने मोबाइल बेच दिया, उसने बाकी एविडेंसेस डिस्ट्रॉय कर दिए। तो ये सब चीजें बहुत, मतलब मुझे लगता है बड़ा कैजुअल अप्रोच रहा है दोनों स्टेट की पुलिस का। बिल्कुल। और मैं रिजवान अहमद साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, रिजवान अहमद, आफताब के हाथ पर फेथ और होप लिखा हुआ था, इसका क्या मतलब है? दूसरी तरफ उज्जवल निगम साहब कह रहे हैं कि बहुत ठंडे दिमाग से सोचा समझा गया था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ रिजवान अहमद साहब, एक आदमी जिसने एक लड़की के 35 टुकड़े कर दिए, उसे जरा भी उसके माथे पर शायद शिकन नहीं थी कि वो बीच में चाय भी पी रहा था,
चाय पीने के अलावा वो वैक्यूम क्लीनर ऑर्डर कर रहा था और इसके अलावा उसने जोमैटो पर खाना भी ऑर्डर किया। एक तरफ 10 घंटे लगाकर एक बॉडी को काटा, फ्रिज लिया, फ्रिज में डाला, उसके साथ नेटफ्लिक्स देख रहा है वो और जोमैटो पर खाने का सामान ऑर्डर कर रहा है, चाय पी रहा है। ये सोची समझी साजिश है या जिस तरह से तौकीर रजा साहब कह रहे हैं कि ये मानसिक स्थिति उसकी देखनी पड़ेगी? आप क्या समझते? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जितना भी सुनने को मिल रहा है उससे एक चीज मोटी मोटी सामने निकल के आ रही है, जैसे होता है कॉस्मोस में, मेट्रोज में। दिस गर्ल वॉज लिविंग ए लाइफ ऑफ सिक्लूजन, आइसोलेशन। ऐसा लगता है इस लड़की ने अपने को सोसाइटी से विड्रॉ कर रखा था। इस मारे इसके इन्वेस्टिगेशन में, इसकी रिपोर्टिंग में मुझे ये लगता है इतना डिले हुआ है। और क्योंकि 4 महीने बीत गए हैं, लास्ट सीन का अपना एक इंपॉर्टेंस होती है, स्पेशली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में। आरुषि में नहीं थी, लेकिन नीतीश कटारा का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उज्जवल साहब जानते होंगे, वो पूरा लास्ट सीन से ही शुरू हुआ था, लास्ट सीन थ्योरी से। इसमें 2 चीजें मिलनी, नाविका जी, एज अ क्रिमिनल लॉयर, बहुत छोटा लॉयर हूं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो जाता नहीं हूं, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसने नेटफ्लिक्स देखा, उसने पानी कितना खर्च किया, उसने वैक्यूम क्लीनर ऑर्डर किया। एट द एंड ऑफ द डे इनके सिग्निफिकेंस नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे सिग्निफिकेंस सिर्फ 2 चीजों को जोड़ना पड़ेगा। नंबर 1, उस घर से पुलिस को कोई ना कोई डेथ ऑफ श्रद्धा का एविडेंस निकालना पड़ेगा, ब्लड स्ट्रेन, ब्लड टिश्यू, कुछ भी। नंबर 1। नंबर 2, उस डीएनए को जो जंगल से रिकवर हो रहे हैं चीजें, उसमें अगर एक पीस, 1 सिंगल पीस ऑफ बोन, अब तो बोन ही कहेंगे, अगर मैच कर जाती है, देन द केस विल बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर घर में यह स्टैब्लिश ही नहीं हो पाता कि यहां पर एक औरत की हत्या हुई है, एक आदमी की हत्या हुई है, कुछ होमोसाइड हुआ है, देन आगे जाके, अभी तो रेटोरिक में लगता है बहुत कुछ है, पुलिस वाटर टाइट केस खड़ा करती है। 5 साल बाद जो डिफेंस के लॉयर्स होते हैं उनकी धज्जियां उड़ा देते हैं। दैट इज द ट्रुथ ऑफ द मैटर। और बहुत से केस हैं। मैं आपको एक केस बताऊं, बहुत पुराना है, आपको पता होगा, सैयद मोदी द इंटरनेशनल प्लेयर का कत्ल होता है। सीबीआई ये स्टैब्लिश कर देती है कि देयर वाज ए एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, किसी का नाम नहीं लूंगा। जेठ मलानी साहब कोर्ट में कहते हैं यस देयर वाज अ कनेक्शन, सो व्हाट, एंड एंड में क्या हुआ, यू नो इट, कुछ नहीं हुआ। सो आज की तारीख में जो ये सब एविडेंसेस बताए जा रहे हैं, ये एट द एंड ऑफ द डे जब तक डीएनए से मैच नहीं करेंगे, प्लेस ऑफ ऑकरेंस से मैच नहीं करेंगे, प्लेस ऑफ क्राइम से एविडेंस मैच नहीं करेंगे, 5 साल बाद ये मुकदमा कमजोर हो जाएगा। बिल्कुल आप कह रहे हैं जो वही होता नजर आ रहा है और यही शायद पब्लिक को डर भी है। और मैं फोरेंसिक एक्सपर्ट अमरनाथ मिश्रा जी से पूछना चाहूंगी, ये जो सबूत हैं इसी पर टिकी हुई है बात के आज न्याय मिलेगा कि नहीं श्रद्धा को, क्योंकि श्रद्धा है नहीं, उसके 35 टुकड़े कर दिए गए और इतने समय बाद आफताब गिरफ्तार हुआ है और अब तक पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा है। आफताब ने खुद कन्फेस किया और डिटेल निकल रहे हैं। अभी सबूत के तौर पर ऐसा कुछ भी सामने नहीं है जो कोर्ट ऑफ लॉ में खड़ा हो सके। मैं पूछना चाहती हूं, बेंजीन टेस्ट अगर घर में फेल हो गया, बाकी हिस्सों में, कहीं किचन के अलावा, तो क्या ये बेंजीन टेस्ट और फोरेंसिक में ऐसी क्या चीजें हैं जो अब तक सामने आई हैं पब्लिक डोमेन में, जिससे पुलिस अपना केस प्रूव कर सकेगी, या फिर ये भी वही हाल होगा बाकी केसेस की तरह कि तारीख पे तारीख सजा मिलेगी नहीं क्योंकि एविडेंस होगा नहीं और श्रद्धा की आत्मा भटकती रहेगी? देखिए, तारीख पे तारीख की नौबत नहीं आएगी यदि फॉरेंसिक एविडेंस जो है प्रूव हो जाएगा। फॉरेंसिक एविडेंस का किसी भी केस में जो है बहुत बड़ा महत्व है।
जैसा ये केस है श्रद्धा का, तो मर्डर हुआ, पीसेस में हुआ, तो जो ब्लड टेस्ट हुआ है, बेंजाडीन टेस्ट है, दैट इज फॉर द स्पॉट टेस्ट, मतलब प्रिलिमिनरी हम पता करते हैं ब्लड है कि नहीं। ब्लड पता चल गया, ठीक है, वहां ब्लड मौजूद था। अब वो ब्लड जो है ह्यूमन का है कि एनिमल का है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। हम यदि ट्रेस एविडेंसेज हैं, हम डीएनए प्रोफाइलिंग करेंगे। हम डीएनए प्रोफाइलिंग करके रख दिए कि चलिए एक डीएनए प्रोफाइलिंग ये है, श्रद्धा का मान के चलते हैं। अब जो क्राइम, जो जंगल है, फॉरेस्ट में जो पीसेस मिले हैं बोन्स के, उसका डीएनए प्रोफाइलिंग होगी। अब दोनों डीएनए मैच हो गया तो प्रूफ हो जाएगा कि ये ब्लड जो था ये श्रद्धा का है। एक एविडेंस ये हुआ। बातें ये भी हो रही है कि यदि उसने जंगल में गया तो उसके शू पे धूल, मिट्टी, सैंड जो भी होगा वो फिर आया, फिर गया, तो ये जो सैंड और सॉइल की बातें हो रही हैं, इसकी भी मैचिंग, इसकी भी मिलान होगी। फॉरेंसिक फिजिसिस्ट जो है, मतलब फॉरेंसिक लैब में सब चीजें होंगी और हो रही हैं, प्रोसेस में है। पर समय और यही सवाल है मेरा संजीव देसवाल जी, समय इतना गुजर चुका है। समय मैं कहूंगा नविका मैम, समय लगेगा। देखिए साइंटिफिक जो इवेल्युएशन है, जो इन्वेस्टिगेशन है, टेस्ट है, वो अपना प्रॉपर टाइम लेगा, और जो प्रोसीडिंग है, ट्रायल है, मैं वो अलग टेस्ट टाइम की लेगा। बात नहीं कर रही इस वक्त मिश्रा जी, मैं ये बात कर रही हूं कि वो जंगल में कब गया और आज जब टेस्ट हो रहा है वो कितने देर बाद हुआ। इस बीच में घर में झाड़ू लगा होगा और उसके जूते पहनकर वो कई और जगह गया होगा। क्या वो सॉइल टेस्टिंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, सवालिया निशान है। और देसवाल जी मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरा सवाल देसवाल जी से है क्योंकि वो उस जंगल में गए हैं जहां कहा जा रहा है श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े मिले हैं, हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। अब ऐसी जगह पर क्या सुराग मिल सकता है इतने समय बाद, जहां हड्डियां रह गई हैं, डीएनए टेस्ट। लेकिन अगर जैसे रिजवान अहमद साहब ने कहा हड्डी का डीएनए घर में मिले डीएनए के बिना कनेक्शन के हुआ, तो क्या ये बात प्रूव हो पाएगी? देखिए नाविका जी, इसमें कोई दो रहने की, इतनी हैवान, इतनी कहते हैं प्रकृति का इंसान और इतनी सोच, गहरी सोच के साथ उसके 35 टुकड़े करने वाली सोच जो है उस इंसान की, वो ये बताती है कि वो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं मतलब अलग तरीके का क्रिमिनल है, जिसका जो साइकोपाथ जिसे हम लोग कहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं 3 दिन से आपकी टाइम्स नाउ टीम के साथ उस पूरी लोकेशन पे जाता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि हर जगह ये क्रिमिनल मिसगाइड कर रहा है। अब बात आती है अगर वो मिसगाइड कर रहा है तो हम उसके अंजाम तक पहुंचाएं कैसे? देखिए किसी भी क्रिमिनल को पहुंचाने के लिए, सजा दिलाने के लिए हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। या तो हमारे पास कोई कंक्रीट एविडेंस हो, ठोस एविडेंस हो, या फिर हमारे पास उस केस से जुड़े हुए सर्कमस्टेंस एविडेंसेस हो। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि कोई भी उसका ठोस एविडेंस मिल जाए, चाहे उसमें बॉडी पार्ट्स हों, चाहे उसके अंदर ब्लड स्टेन्स हों, या फिर कोई आरी हो, उसके ब्लड के कपड़े हों श्रद्धा के, ऐसा कोई भी हमें, या उसका कोई मोबाइल हो। ये ठोस एविडेंस है। मान लीजिए आज 6 महीने हो चुके हैं, एक लंबा टाइम हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 6 महीने उस अपराधी के पास थे अपने एविडेंस को मिटाने के लिए। नेचुरली उसने बहुत सोच समझ के हत्या करी, बॉडी को चॉप्स किया, अपना ही प्रोफेशन यूज किया चॉप करने के लिए, आरी खरीदी उसने अपने पास से, और इन सब चीजों को करने के जो उसने माइंड यूज किया, इससे साफ पता चलता है वो बहुत क्रिमिनल माइंडेड आदमी है। ऐसे आदमी की प्रीवियस हिस्ट्री मैं मान नहीं सकता कि उसके अंदर इतनी हैवानियत एक कत्ल के लिए आई है। 101% ऐसी हैवानियत तभी आ सकती है, एक कत्ल के लिए इतनी हैवानियत नहीं। इतने ठंडे दिमाग से आदमी मर्डर करता है, मान लिया मर्डर कर दिया। तो ये जो 20 गर्लफ्रेंड वाली थ्योरी है, क्या आपका मानना है ये डेटिंग ऐप से 20 लड़कियों की जो थ्योरी आ रही है, डेटिंग ऐप से फंसाता था और बाकियों का क्या अंजाम हुआ? क्या ये कहानी एक कहानी नहीं है, आप बीती है श्रद्धा की, लेकिन क्या इसमें और ऐसी कहानियां जुड़ी हुई हैं जो अब तक सामने नहीं आई हैं? ऐसा अंदेशा है आपको रिजवान भाई? जी हाँ, मैं टीवी मेरा करप्ट हो गया, आपका चैनल इस टाइम नजर नहीं आ रहा है। भाई साहब जो भी हमारे मित्र हैं उन्होंने बिल्कुल सही बात करी। अभी मैंने 5 बजे बोला था आप ही के चैनल पे सुशांत के साथ
कि कम से कम 7 साल, ये 20 गर्लफ्रेंड भूल जाइए इसकी, ये तो लेटेस्ट होंगी, 7 साल इसकी हिस्ट्री खंगालनी चाहिए। अगेन टेक्निकली स्पीकिंग इस मुकदमे में वो चीज हेल्प नहीं करेगी, लेकिन हैबिचुअल ऑफेंडर स्टैब्लिश करने के लिए कहीं ना कहीं इन आइज ऑफ लॉ एट द टाइम ऑफ प्रोसिक्यूशन वो चीज हेल्प करती है, भले डायरेक्टली ना करे और तो इनडायरेक्टली करे। उज्जवल सर ने, सर बोलूंगा उन्हें, बहुत बड़े हैं, मैंने अनुभव में बहुत बड़े हैं, उन्होंने कहा कि मोटिव क्या है। नेचुरली मेंस रिया एक बिल्कुल प्राइम पिलर होता है ऐसे अपराध का, लेकिन अगर पुलिस ये स्टैब्लिश कर ले गई कि इसका साइकोपैथिक एटीट्यूड था, जो चीजें सामने सुनने में आ रही हैं, तो वंस नाविका जी यू स्टैब्लिश दैट द पर्सन हैड अ साइकोपैथिक एटीट्यूड, देन मोटिव स्टैब्लिश करना प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी नहीं रह जाएगी। वंस यू स्टैब्लिश कि इसका जो एटीट्यूड था, जो मोडस ऑपरेंडी था, वो इसका साइकोपैथिक था। हैविंग सेड दिस, जो ये इस तरह के जो किलर्स होते हैं, जितना मैंने पढ़ा है क्रिमिनोलॉजी में, दे यू नो दिस, दे एट द टाइम ऑफ कमिटिंग अ क्राइम ये सोचते हैं वी आर गॉड, वी आर सुप्रीम, वी आर ओमनी पावरफुल, ओमनी पोटेंट। लेकिन जब ये लॉ में फंसते हैं तो ये लोग पैक ऑफ कार्ड्स की तरह टूटते हैं। तो अभी इट इज टू अर्ली, लेट अस वेट फॉर 5 days और 10 days, आगे भी रिमांड बढ़ सकती है, पीसी बढ़ सकती है। लेट अस सी, हो सकता है ये पैक ऑफ कार्ड्स की तरह गिरे और एक चेन रिएक्शन की तरह सारी चीजों को कनेक्ट करके पुलिस के सामने उम्मीद रखे। पे जरूर रिजवान साहब, दुनिया कायम है तो उम्मीद रखनी पड़ेगी कि कुछ ना कुछ सामने आएगा। लेकिन निखत अब्बास, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि एक तरफ लॉयर्स आज कोर्ट में कह रहे थे, मांग कर रहे थे कि फांसी की सजा होनी चाहिए, और दूसरी तरफ छतरपुर में हमने प्लेकार्ड्स के साथ लोगों को कहा कि देखा है जो कह रहे हैं कि हिंदू लाइव्स आल्सो मैटर। मैं आपसे सवाल ये उठाना चाहती हूँ, पब्लिक भी उठा रही है। भदोही यूपी से संजय मिश्रा का सवाल है, जब आतंकवादी, भटके हुए लोग और लव जिहाद के आरोपी मानसिक बीमार मान लिए जाएंगे तब इंसाफ कैसे होगा? क्योंकि तौकीर रजा ने भी आज यही कहा है। निखत अब्बास जी। नाविका जी, बिल्कुल सही बात, ये सवाल एकदम सटीक है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी हमारी जब ये डिस्कशन पैनल पर शुरू हुई तो शुरुआत में एक सज्जन ने कहा कि इसमें हम धर्म को क्यों देख रहे हैं। बिल्कुल मत देखिए, हम भी नहीं चाहते, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप इसमें धर्म को नहीं देखना चाहते तो कठुआ में जो हुआ था उसमें आप क्यों किसी धर्म को देखते हो? खैर, भूल जाते हैं। अभी हाल ही में लाइव एग्जाम्पल्स है, औरंगाबाद में क्या हुआ ये आपको हमें सबको पता है कि एक ऑटो चालक जिसका नाम हामिद अकबर हामिद था, उसने एक माइनर बच्ची के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। वो बच्ची डर गई, घबरा कर कूद गई और आईसीयू में आज एडमिट है। वहीं लखनऊ में क्या हुआ, सुफियाना नाम के एक व्यक्ति ने निधि नाम की एक बच्ची को जबरन अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा, उस बच्ची की हत्या कर दी जब उस बच्ची ने मना कर दिया। सवाल यह उठता है कि ये सारे इन सब केसेस में एक ही चीज कॉमन है और वो धर्म। मैं किसी धर्म को लाना नहीं चाहती थी, पर क्या ये इशारा कर रहा है उस तरफ कि जो ऑर्गेनाइजेशन जिनकी मैं मुखालिफत करा करती थी कि पार्क में ढूंढते थे कि अगर कोई मुसलमान लड़का किसी लड़की के साथ, हिंदू लड़की के साथ मिल गया तो उस मुसलमान लड़के को पीटा जाता था। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में नाम नहीं लूंगी, आप भी जानती है नविका, हमारे व्यूअर्स भी जानते, मैं उनके खुद खिलाफ थी कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। पर क्या आज वो समय है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ हमें भी खड़ा होना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई भी अगर मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की के साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है तो उसे पीटा जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कि उन 10 लड़कों में से कौन सी वो लड़के होंगे। मैं आपका आक्रोश, आपका गुस्सा समझ सकती हूं, क्योंकि श्रद्धा के साथ जो हुआ शायद किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में इसका अंदाजा भी लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन लोगों को हम खुद मारने लग जाएं या एक धर्म को रखने लग जाएं, लेकिन सवाल ये भी है कि चुप्पी क्यों? क्योंकि आज सवाल लोग पूछ रहे हैं। और असगर खान साहब, मैं आपसे सवाल पूछूंगी जो निखत अब्बास उठा रही हैं। निखत अब्बास साहिबा यहाँ उठा रही हैं, हालांकि मैं मारने और इस तरह के इंस्टेंट जस्टिस के बिल्कुल खिलाफ हूं, लेकिन सवाल एक उठ रहा है और इस सवाल से भागा नहीं जा सकता। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम सबसे पहले जुर्म की बात करें तो इतना संगीन है कि
उस शख्स को हैवानियत का नाम दें, शैतानियत का नाम दें, या जो भी खराब से खराब डिक्शनरी में नाम मिले जिसमें वो जल्लाद नजर आए, तो ऐसे ही उसको कोई नाम दिया जा सकता है। और सजा भी उसको बिल्कुल सख्त से सख्त होनी चाहिए अगर जुर्म उस पर आयद होता है, साबित होता है तो ये। लेकिन मैं तमाम चीजों को बिल्कुल सिरे से कंडेम करते हैं कि इस मुल्क में ऐसी अगर वारदातें होती हैं तो हम सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। मैं वकील हूं, हर तरह के केस में हम पेश होते हैं, लेकिन ऐसे केस में हम कहते हैं कि किसी वकील को भी नहीं पेश होना चाहिए। तो ये लेकिन ट्रायल होगा, ये एक मजबूरी है। अगर ये मजबूरी ना होती तो हम भी कहते हैं कि बिना ट्रायल के सजा कर दी जाए, लेकिन वो एक मजबूरी है। कसाब के केस में भी ट्रायल हुआ, बहुत सारे केसेस में हुआ। मैं सिर्फ एक बात पे मुझे इत्तेफाक नहीं है, और कि जिसमें हम मजहब को साथ ले आते हैं, शामिल कर लेते हैं। ऐसा देखिए, इस किस्म के घिनौने जुर्म इससे पहले भी होते रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ 10 सेकंड और ले रहा हूं कि इससे बहुत सारे कितने हम जुर्म को, तंदूर कांड, सब नीना सानी केस जाते हैं, जेसिका लाल मर्डर केस जानते हैं, मट्टू प्रदर्शनी केस जानते हैं, अभी नोएडा में एक केस हुआ, वो चॉप्स करके फ्रिज में खाता था, बच्चों की बॉडियों को और निकाल के खाता था। कितना घिनौना। उसको वकीलों ने वहां बाकायदा मारा जब वो पेश होने गए तो गाजियाबाद कोर्ट में, और बिल्कुल सही किया। ये सब होनी चाहिए हालत के, पता रहे कि तुमने क्या जुर्म किया। और चूंकि जुर्म की सजा जो है वो उसके लिए नहीं होती जो उसने जुर्म किया है, वो और लोगों के लिए नसीहत होती है, वो और लोगों के लिए हिदायत होती है, लेकिन आगे कोई जुर्म। लेकिन जो आप तमाम केस कह रहे हैं, क्या वो इस केस की तरह है? निखत अब्बास आपसे इत्तेफाक नहीं रखती? निखत अब्बास, आपको ऑब्जेक्शन है? ऑब्जेक्शन है? मैं यही बात कह रहा। नहीं नाविका जी, मेरा सवाल ये है, आप बड़े प्यार से डिसमिस कर देते हैं एक धर्म को, आप बड़े प्यार से इस चीज को साइडलाइन कर देते हैं, लेकिन जब भी जैसे आपने सारे केस गिनवाए, मेरा सवाल ये, क्या आपको पैटर्न क्रिएट होता हुआ नहीं दिखता है? आप आंखों पे काली पट्टी बांधकर बैठ जाएंगे और कानों में रुई डाल लेंगे और आप सिलेक्टिव लिसनिंग करेंगे, सिलेक्टिव आउटरीच करेंगे, तो कहीं ना कहीं समझ आ जाएगा भी इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। नाविका जी, पैटर्न क्रिएट हो चुका है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ग के लोग दिख रहे हैं जो ये कारनामे हमें दिखा रहे हैं। यहाँ पे लाइफ एंड डेथ का मामला है, दिस इज वेरी सीरियस। और यहाँ पर अगर हमें एक वर्ग दिख रहा तो चलिए मैं मुद्दा खोलती हूँ, और आभा सिंह जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या इसमें कोई पैटर्न आपको नजर आ रहा है? हम सब एक समाज में रहते हैं, क्या ये एक पैटर्न नजर आ रहा है या जबरदस्ती धर्म को बीच में लाया जा रहा है? ये सवाल है आज, और पब्लिक ये सवाल पूछ रही है। करनाल हरियाणा से राम कुमार का भी यही सवाल है, क्या लव जिहाद पर सरकार को सख्त कानून बनाने की जरूरत है? ऐसा नहीं होगा तो अनेक आफताब पैदा होते रहेंगे। ये लोग अब सवाल पूछ रहे हैं, इसका क्या जवाब होगा? नाविका जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा भी है कि फोर्सफुल कन्वर्जन्स को ऑफेंस बनाया जाएगा, उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया जाएगा। उड़ीसा ने और स्टेट्स ने, गुजरात ने कन्वर्जन पे कानून लाया है। मुझे लगता है कि कन्वर्जन पे अगर एक ऑल इंडिया कानून आ जाएगा तो उसके बाद कुछ चीजें सॉल्व होंगी, क्योंकि किसी को कोई फोर्स नहीं करेगा और अनप्लेजेंटनेस नहीं होगी। लेकिन रही बात, आप देखिए ऑनर किलिंग अगर आप एनसीआरबी के फिगर्स देखिए तो वो कहते हैं कि कुछ स्टेट्स में 500-600% ऑनर किलिंग बढ़ा है। ऑनर किलिंग इज नॉट इंटर रिलीजन, ऑनर किलिंग इज इन द सेम कम्युनिटी ऑल्सो। बट अगर इस तरह से हीनस ऑफेंसेस हो रहे हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट भाषा में कहा जाता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, तो उसके लिए जो फांसी की सजा का प्रावधान है। लेकिन अगर हमने चावला रेप केस में फांसी की सजा दी और अपील में सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया, इस वक्त बात है कि आप इनको कन्विक्शन कराइए। मर्डर में सिर्फ 42% कन्विक्शन इंडिया में होता है, रेप केसेस में 29% कन्विक्शन होता है। तो पहले क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक करिए, जो कानून है उसमें सजा तो दिलवाइए। सलमान खान हिट एंड रन केस में बरी हो जाते हैं क्योंकि उनका जो ब्लड सैंपल था उसका अल्कोहल सही ढंग से फोरेंसिक नहीं किया गया। तो फोरेंसिक लैब्स आज भी 2 या 3 ही इंडिया में ढंग से काम कर रही हैं। तो हम जब तक जस्टिस सिस्टम को सही नहीं करेंगे, जब तक हम इंश्योर नहीं करेंगे, क्या कानून हमारे पास है या कानून को दुरुस्त करने की जरूरत है कानूनों को? क्योंकि एक मांग ये भी आई है कि फास्ट ट्रायल होना चाहिए, 60 दिन में तफ्तीश और 60 दिन में ट्रायल। ये एक मांग आई है, बीजेपी के विधायक ने यूपी में की है। क्या ये पॉसिबल भी है? क्या 60 दिन में तफ्तीश हो सकती है?
60 दिन में ट्रायल हो सकता है? क्या कानून में बदलाव की जरूरत है, या फिर चावला केस की तरह फांसी देने के बाद, डिसीजन के बाद रिव्यू में वो बात टाल दी जाती है? सवाल आज पब्लिक ये पूछ रही है। नाभिया जी, मैं पहले ये बात साफ करना चाहता हूं कि ऐसे हीनस क्राइम में जहां चश्मदीद गवाह नहीं है, वहां इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जो कानून ने मोहलत दी है, जो 90 डेज चार्जशीट फाइनल का मोहलत दी है, उसको हमने वो मोहलत तक रुकना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये पूरा केस जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित है। तो अभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को सबूत इस तरह से जुटाना होगा कि जिसकी चेन बन सके, चाहे वो सर्कमस्टेंसेस, वो मेडिकल एविडेंस हो, चाहे वो फोरेंसिक एविडेंसेस हो, उससे उनको एक चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस एस्टैब्लिश करना चाहिए। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जुल्म और उसका कम्युनिटी और रिलीजन, ये बात बहुत गलत है। कोई भी जो जुल्म करता है उसे कानून कभी ये नहीं देखता कि किस कम्युनिटी का है, किस कास्ट का है, किस रिलीजन का है। तो मुझे लगता है कि ऐसे मामले पर कहीं भी हमने रिलीजन की बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दिल्ली पुलिस, मैं मानता हूं कि दिल्ली पुलिस को पहले जो चावला केस लापरवाही हुई और जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपी की रिहाई कर दी, मुझे लगता है कि इस केस में दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस दोनों तरफ से काम कर रहे हैं और जिस तरह से उनको सबूत जुटाना होगा वो सबूत जुटाने में कामयाबी हो गई। मेरा विश्वास इसलिए है क्योंकि जो फोरेंसिक का एविडेंस है ये केस में बड़ा अहम एविडेंस होगा, क्योंकि उसके फ्रीज में, आफ्ताब के फ्रीज में जो भी कुछ टुकड़े मिले हैं माउस के, उससे वो ह्यूमन बीइंग है क्या है क्या, पहली बात तो ये उनको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो जंगल में से उनके रिकवर किया आफ्ताब के कहने के मुताबिक, जो उससे और मैच होता है कि नहीं डीएनए, तो ये मुझे लगता है कि कंक्लूसिव एविडेंस हो सकता है। कानून में ये भी है, आबाजी मानेगी ये कि कॉर्पस डिलिक्टी इज नॉट मस्ट, और कॉर्पस डिलिक्टी की कोई जरूरत भी नहीं है। उसके आधार पर मैंने ऐसे महाराष्ट्र में 2 मर्डर के मामले साबित किए जहां कॉर्पस डिलिक्टी नहीं मिली थी, यानी डेड बॉडी नहीं मिली थी, फिर भी कानून में साबित कर दिया कि ये आरोपी नहीं संगीत जुल्म किया और वो तो कुछ उम्मीद है बस, लेकिन अभी उम्मीद भर ही है, अभी लोगों में आक्रोश और गुस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सबूत जुटा पाएगी दिल्ली पुलिस? और एक पब्लिक से सवाल और आ रहा है, लखनऊ से रिटायर्ड उप सचिव गृह अतुल कुमार का सवाल है, और रिजवान साहब जरूर ध्यान से सुनिएगा। आफ्ताब एक सीरियल किलर लगता है जो बड़ी सोच समझकर हत्या करता था और लाश को ठिकाने लगाता था। इसके साथ कुछ और अपराधी भी शामिल होते होंगे। किसी वकील या पुलिस अधिकारी का ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया? ये सवाल पूछ रहे हैं साहब। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं कल से ये बात बोल रहा हूं, दिस इज द थर्ड प्लेटफॉर्म विच आई एम गेटिंग कर्टसी यू, कि डेफिनेटली इसकी हिस्ट्री है। डेफिनेटली इतना पहला एक्यूशन इतना कोल्ड एक आदमी नहीं कर सकता। दूसरी बात, आई वॉज वेयरिंग माई लॉयर्स हैट, पर डिस्कशन कहीं और चला गया। तो पहले मैं ये बता दूं, जो निगत ने बात बोली, फॉर वंस मैं उसको सिरे से खारिज करता हूं। दैट विल लीड टू अनार्की। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए कि अगर मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़की मिले तो उनको पीटना शुरू कर दो। नंबर 1, वेरी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन। लेकिन मैं आपको इनकी बैटिंग दिखा दूं असगर खान साहब की। असगर खान साहब ने जब जस्टिफाई करना शुरू किया तो तड़ 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 हिंदू औरतों के नाम गिना दिए जिनको हिंदू ने मारा। यह होती है बैटिंग, शैडो बॉक्सिंग। जब हिंदुस्तान में रोज नाविका लिंचिंग होती है, रोज रोड रेज केसेस होते हैं, लेकिन जब अखलाक और फैलू मारा जाता है तब असगर खान साहब को यह अकल नहीं आती जो आज बैठ के दे रहे हैं। असगर खान साहब जवाब दीजिए, असगर खान साहब जवाब दीजिए। जब सोसाइटी के हिस्से ही बैकिंग करें और इस तरह के एग्जाम्पल्स रखें तो कहीं ना कहीं आपकी नियत पर सवाल जरूर उठेंगे। एक तो मैं ये बता दूं कि जो अभी जुडिशियल सिस्टम पे बात हो रही थी, जुडिशियल सिस्टम में फास्ट ट्रैक भी शुरू हो गए। अब फास्ट ट्रैक मौजूद है जिसमें बहुत तेज ट्रायल होते हैं और बहुत सारे केस जिनमें मैंने अभी नाम भी गिनवाए, प्रदर्शनी मट्टू केस
और जेसिका लाल केस ट्रायल कोर्ट ने इनको बरी कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने सो मोटो स्टेप लिया और उनको सम्मन करके रिट्रायल किया और उनको सजा कर दी, क्योंकि उनको ये लगा था जस्टिस RS सोडी साहब को कि ये सजा के लायक। नाविका मैं खत्म नहीं कर पाया था। नाविका आई नीड 10 सेकंड मोर। चूक हो रही है कि अच्छा दोबारा रिजवान अहमद साहब, असगर खान साहब, वही प्रियदर्शनी मट्टू और वही जेसिका लाल वाले जहां हिंदूज इन्वॉल्व वही उठा रहे। अच्छा लेट मी कंप्लीट। नाविका कैन आई कंप्लीट? असगर खान साहब, रिजवान अहमद 10 सेकंड ले रहे हैं। 10 सेकंड जी, 10 सेकंड। आप जी देखिए, उज्जवल सर ने बहुत अच्छी बात कही। आई अप्रिशिएट व्हाट ही सेड कि इस चीज को रिलीजन से नहीं जोड़ना चाहिए। आई अप्रिशिएट एज अ लॉयर ऑल्सो, एज अ मुस्लिम ऑल्सो, एज एन इंडियन ऑल्सो। लेकिन एक पैटर्न जो होता है, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम में मुस्लिम से अफेयर नहीं होता, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लड़के को कोई मुस्लिम लड़की रिजेक्ट नहीं करती, ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम लड़की के साथ अफेयर हो और पता चलता है मेरे फादर कह रहे हैं तुम्हारी शादी मैं उससे नहीं करूंगा, मैं दुबई में करूंगा। बहुत होता है भाई, सोसाइटी है। लेकिन कभी भी किसी अखलाक के या किसी शाहरुख के हाथों मैंने शाहीन को मरते नहीं देखा, कभी भी मैंने किसी जुनैद के हाथों अंजुम को मरते नहीं देखा। तो थोड़ा सा एज अ सोशल साइंटिस्ट, एज अ सोशल कमेंटेटर, थोड़ा सा मुझे ये पैटर्न ऑड लगता है, दैट इज ऑल। लेकिन हाँ, हम रिलीजन से इसको नहीं जोड़ सकते। बिल्कुल रिलीजन से इसे जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ये एक पैटर्न है या नहीं, इस पर तहकीकात जरूर होनी चाहिए। असगर खान साहब, नहीं है? आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, इसमें तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं सोसाइटी में। चलिए, तहकीकात से पहले आपने अपना कंक्लूजन बता दिया और यही कहते हैं माइंडसेट का इशू। आप ओपन माइंड से इस बात को सोचना नहीं चाहते, लेकिन ये रिसर्च का जरूर एक मुद्दा है, क्योंकि इस पर सवाल उठ रहे हैं और इस पूरे मामले में मेरा इतना ही नजरिया है। एक हिंदी फिल्म का मशहूर डायलॉग है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। ये हमारे न्याय व्यवस्था का वो सच है जिसमें न्याय के लिए लंबा और बेहद लंबा इंतजार करना पड़ता है, और इसी लूप होल का नतीजा है कि कई बार संगीन अपराध के मामलों में सच्चा न्याय हो ही नहीं पाता। आज आफताब जिस तरह से वारदात का आरोपी है, उसके खिलाफ पूरे देश में गुस्सा तो है, लेकिन क्या ये गुस्सा तब तक कायम रह सकेगा जब तक हमारी न्याय व्यवस्था उसके मामले का अंतिम फैसला करेगी? क्या पुलिस इतनी समय में अपनी फाइंडिंग दे पाएगी, सबूत इकट्ठा कर पाएगी, या कुछ साल बाद, कुछ महीनों बाद पब्लिक का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और पुलिस की कोताही भी ठंडी हो जाएगी? मेरा साफ मानना है कि आफताब श्रद्धा के मामले में ना सिर्फ न्याय होना चाहिए, बल्कि न्याय होता हुआ नजर भी आना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस पब्लिक के लिए बहुत जरूरी है। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।